हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी क्लब। हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे। इससे पहले इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। पॉलिनोमियल्स फर्स्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था पॉलिनोमियल्स का, सेकंड में ज्योमेट्रिकल मीनिंग विच इज़ बेसिकली ग्राफ से रिलेटेड जो पॉलिनोमियल के जीरोस थे उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और भी काफ़ी सारी बातें मैंने उसमें बताई थी। अगर आपने अभी तक वो 2 वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उससे देखो, जिससे आप एक सीक्वेंस में फॉलो करोगे चैप्टर को। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो से हम रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे चैप्टर पॉलिनोमियल का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप इसे अच्छे से देखना, और कोई भी डाउट होता है आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट करो, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो ये हमारा चैप्टर का 3rd टॉपिक है, इम्पोर्टेंट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसके अंदर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये जो हेडिंग है इसे हम समझते हैं कि हेडिंग है क्या। हेडिंग क्या है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब हमारे जो पॉलिनोमियल होता है उसका जीरोस और उसका कोएफिशिएंट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें इसमें बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले जीरोस क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, और कोएफिशिएंट क्या है, ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर पता होगी तभी तो आप इसका रिलेशन आप बता पाओगे कि क्या है, कैसे है। तो कोएफिशिएंट तो आपको पता है, मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि जो हमारा वेरिएबल होता है उसके साथ जो नंबर हो उसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। लेकिन जो नंबर वेरिएबल के साथ हो, अकेले हो वो नहीं, अकेले होता है उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके मैं इसे फिर से बता देता हूँ, जीरोस एंड कोएफिशिएंट। उससे पहले इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बेसिकली इसमें जो हम ज़्यादा पढ़ेंगे ना वो क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, क्यूबिक या फिर लीनियर ज़्यादा होते नहीं है 10th में। इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक ज़्यादा है। तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है किस तरह हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं उसे मैं पहले बताता हूँ। देखो, ax² + bx + c, वेयर a, b, c आर नंबर्स एंड x इज ऑब्वियसली अ वेरिएबल। देखो, ax² + bx + c, ये तरीका है हम किस तरह एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले x² लिखेंगे, ये तो आपको पता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, पहले स्क्वायर फिर 1, और इसका 0 है। 0 कैसे है, यहाँ पे भी वेरिएबल में लगा दूँ तो इसको x⁻0 लिख सकता हूँ, क्योंकि x⁻0 1 होता है, तो c × 1 c होगा। अब देखो ये तरीका है, वैसे मैं रियल इक्वेशंस आपको समझाता हूँ। जैसे इक्वेशन मैंने ले लिया 8x² + 9x + 13। अब इस इक्वेशन में मैं देखूँ कि a क्या है हमारा, तो a क्या है, x² कोएफिशिएंट। यहाँ पे x² कोएफिशिएंट क्या है, 8, तो यहाँ पे a है 8। b क्या है, b है हमारा x के साथ जो है, ठीक है, मतलब x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 9, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म, मतलब ये। अब देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक का था। अगर हमारा पॉलिनोमियल क्यूबिक है, मतलब जिसका पावर 3, 2, 1 और 0, मतलब हाईएस्ट डिग्री 3 हो, तो हमारा a क्या होगा, क्यूब वाला का, मतलब क्यूब का जो कोएफिशिएंट होगा ना वो ये हमारा a होगा। फिर हमारा b क्या होगा, x², c होगा हमारा x, और हमारा कांस्टेंट टर्म क्या होगा, d। अगर ऐसे ही मैं पावर 5 कर दूं तो 5 वाला जो होगा वो a होगा, फिर b, c, d, ऐसे हम समझते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक पढ़ना है, इसलिए हम कह देते हैं कि x² का कोएफिशिएंट जो है वो a है। लेकिन इसमें आप देखो तो इसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है, b, क्योंकि ये क्यूबिक है। लेकिन हम ज़्यादा क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं तो इसलिए हम ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये 4 इक्वेशन है, इसमें देखो इसका यहाँ पे a क्या है, 8, b क्या है, 9, c 13, ये तो मैंने बता दिया। ये देखो इसमें यहाँ पे a क्या है, x² का कोएफिशिएंट, तो a है 6, b क्या है 19, और c क्या है 10। इसमें देखो a क्या है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, 1 लगा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका a है यहाँ पे 1, b क्या है 4, और c क्या है 21, नहीं, c है यहाँ पे -21। साइन में बहुत गलतियां होती है और इसे आपको बहुत ध्यान से करना है, साइन के साथ हमें बोलना है। इसमें देखो इसमें a क्या है 1, b क्या है x का कोएफिशिएंट दैट इज 6, और c क्या है कांस्टेंट टर्म, तो 8। ठीक है, तो ये थे कोएफिशिएंट, ये मैंने पहले ही बता रखा, लेकिन मैंने फिर से दोबारा आपको रिपीट कर दिया, एक बार बता दिया। अब देखो जीरोस, कोएफिशिएंट आपको समझ में आ गया।
अब हम समझते हैं जीरो, फिर हम समझेंगे इनका रिलेशन क्या है। जीरो समझने से पहले जीरोज होते क्या है ये मैंने बताया हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जीरोज किसी भी इक्वेशन का वो वैल्यू है जिस वैल्यू को हम उसके वेरिएबल के जगह पे पुट कर दे तो जो पूरा इक्वेशन है पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए। कैसे, देखो मैंने क्या कहा कि हमारा इक्वेशन है एट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 13। अगर इस इक्वेशन का, अभी ये पॉलिनोमियल है, इक्वेशन बन जाएगा। इस पॉलिनोमियल का अगर मुझे जीरो फाइंड आउट करना है, उसका ये मतलब है कि जो हमारा वेरिएबल है वो यहाँ पे x है, कभी y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे x है, तो x का मैं कौन सा वैल्यू पुट करूँ। अब जो x का ये वैल्यू होगा ये भी वही होगा, क्योंकि x तो सेम ही है ना, मतलब। तो x का मैं कौन सा वैल्यू पुट करूँ जिसे पुट करने के बाद इस पूरे को सॉल्व करने पे जीरो आ जाए। ठीक है, तो यही है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि वो वैल्यू बताओ जिसे पुट करो तो पॉलिनोमियल जीरो को इक्वल आ जाए, मतलब जीरो बन जाए। तो हर में इसका यही मतलब है कि इसको मैं यहाँ पे x का क्या वैल्यू बताऊँ जो ये जीरो हो जाए, यहाँ पे x का क्या वैल्यू बताऊँ जो ये जीरो के इक्वल हो जाए। ठीक है, और इसमें भी वही है, मतलब सारे सब में यही होता है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, बस सबका फाइंड आउट करने का तरीका अलग होता है। अब देखो क्वाड्रेटिक में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालने के तो काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं वैसे एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जो हम चैप्टर 4 में पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड जो कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो आपने पहले भी पढ़ा हो, हम उससे ज़ीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। मैं उसे पहले समझाता हूँ। अब देखो, जैसे मैं पहला ही इक्वेशन लेता हूँ, ठीक है, 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 13। अब इसका मुझे ज़ीरो निकालना है। ज़ीरो निकालने का मतलब तो आपको अब समझ में आ गया है कि x का क्या वैल्यू पुट करूँ जो ये ज़ीरो के इक्वल हो जाए। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, स्प्लिट करना मतलब बांटना, डिवाइड करना, और मिडिल टर्म मतलब जो बीच में टर्म है। तो देखो इसमें टर्म कौन कौन से हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, क्योंकि प्लस है तो प्लस से टर्म्स बनते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है हमें इस मेथड में। स्प्लिट करने के बाद क्या करते हैं वो मैं बताऊंगा आगे। तो देखो सबसे पहले स्प्लिट किस तरह करना है। स्प्लिट करने का मतलब क्या है, जैसे 9x है तो 9x को मैं स्प्लिट कह रहा हूँ कि 9x को स्प्लिट करो, तो इसका क्या मतलब है कि मैं इसे लिख दूँ 6x प्लस 3x, ठीक है, या फिर मैं लिख दूँ 7x प्लस 2x, या ऐसी कुछ भी 5x प्लस 4x। तो ये हमें स्प्लिट इस तरह करना है। लेकिन इस स्प्लिट करने का एक कंडीशन है, एक ही दो कंडीशन है कि हमें स्प्लिट किस तरह करना है, किस बेसिस पे करना है। सबसे पहले ये मान लो कि हमारा जो भी मिडिल टर्म है उसको दो पार्ट में मैं स्प्लिट करूंगा, दो में ही करना है, दो से ज़्यादा नहीं करना है। ऐसे तो आप कोई ये भी सोच सकता है कि इसको मैं 6x प्लस 2x प्लस x लिख दूँ, तो ये भी 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, लेकिन हमें तीन नहीं करना, हमें दो में ही स्प्लिट करना होता है। तो कंडीशन ये है कि पहले आप मैं एक लेट कर लेते हैं कि हमारा जो दो स्प्लिट होने के बाद दो चीज़ें आएंगी, दो टर्म आएंगे। पहले टर्म को मैं मान लेता हूँ फर्स्ट टर्म को s, ये एक वेरिएबल मान रहा हूँ जिससे बार बार मुझे ये नंबर्स ना लिखना पड़े, समझाने में इजी हो। और जो हमारा सेकेंड टर्म आएगा स्प्लिट करने पे, जो यहाँ पे 3x है, उसे मान लेता हूँ s एंड क्या मान ले t, चलो ठीक है। तो कंडीशन ये है कि a इंटू सी शुड बी इक्वल टू s इंटू टी। अब देखो a और c क्या है, इसलिए मैंने आपको पहले ये बताया था जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 8, b क्या है x का कोफिशिएंट, और c क्या है 13। तो a इंटू सी मतलब 8 इंटू 13 शुड बी इक्वल टू s इंटू टी। एस टी मतलब जो भी मैं स्प्लिट करूंगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि s प्लस टी या फिर s माइनस टी, मतलब जो मैंने स्प्लिट किया उसको या तो प्लस करूं या माइनस करूं, तो ये नंबर खुद बन जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो प्लस करने पर तो जैसे मान लो 6x प्लस 3x लिया तो एक ये हो सकता है। माइनस करने का जैसे मान लो लिख लो, मैं लिखता हूँ -12x प्लस 3x, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ माइनस आ गया ना, तो इसलिए मैंने माइनस कहा कि या तो प्लस करो या माइनस करो। तो ये हमारा जो सॉल्व होके आएगा वो हमारा मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन, पहला तो मल्टीप्लाई वाला कि a इंटू सी शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डेट स्प्लिटेड टर्म्स, जो स्प्लिट किया उसका प्रोडक्ट a इंटू सी के इक्वल आना चाहिए।
और प्लस या माइनस करने पे स्प्लिटेड टर्म को हमारे मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा है, तो मैं क्वेश्चन अब सॉल्व करता हूँ, उससे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो हम अपना स्प्लिट करके जीरोस निकालना स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चन से, जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। देखो पहला क्वेश्चन है, पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। 6x² प्लस 19x प्लस 10। अब मैंने क्या कहा था, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या था, a इंटू सी शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू स्प्लिटेड नंबर। मतलब 19 को मैं कैसे स्प्लिट करूंगा जो उनका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। तो पहले देखो a इंटू सी है क्या, 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 क्या, 60। अब 60, अब हमें इसको 19 जो हमारा नंबर है इसको इस तरह स्प्लिट करना है कि जिनको प्लस या माइनस करने पे 19 आ जाए। ठीक है, ऑब्वियसली 19 आना चाहिए, हमारी कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन, वही दो स्प्लिट किए हुए नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 60 आना चाहिए। ठीक है, और साइन का हमें ध्यान रखना है, -60 आएगा तो वो गलत होगा, हमें 60 लाना है। ठीक है, तो अब देखो इसका, वैसे तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप देख के बता दोगे कि कैसे हम स्प्लिट करेंगे। लेकिन अभी आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आप इसका प्राइम फैक्टराइज कर लिया करो, मतलब जो जिस तरह हम नॉर्मली फैक्टराइज करते हैं एलसीएम वाले टाइप में। 2 30 2 15 3 5 5 1। अब देखो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आए ना, अब इससे आप पेयर बनाओ, हमें 19 लाना है ना। अब देखो मैं अगर एक पेयर ये बना लूँ, 5 इंटू 10 3 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 10 तो 10 प्लस 6, मतलब या एक मैं इनको साथ कर लूँ और एक इनको साथ कर लूँ, मतलब 5 इंटू 10 और 3 इंटू 2 6, 10, एक मैं नंबर रख लूँ 10 और एक रख लूँ 6। लेकिन ये 10 इंटू 6 60 तो बन रहा है, लेकिन 10 प्लस 6 16 बन रहा है, 19 नहीं बन रहा हमारा। ऐसे ही आप अगर इस नंबर को देखोगे ना, 3 इंटू 5 और 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 कितना होगा 15, 2 इंटू 2 4 और 15 इंटू 4 60, 15 प्लस 4 19। ठीक है, समझ में आ गया हमें कैसे करना है। ये देखो मुझे आइडिया है, मुझे प्रैक्टिस है, तो मुझे पता चल गया कि इसे करके हमें हमारा सॉल्यूशन आ जाने वाला है। लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आप में भी डेवलप हो जाएगी। और भी क्वेश्चन हम करेंगे तो प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है ना, तो प्रैक्टिस करो। देखो स्प्लिट करना है, 6x² प्लस 15x प्लस 4x प्लस 10। अब चेक भी कर सकते हो कि देखो 15x प्लस 4x 19x ही तो है, तो कोई मतलब नहीं है ना, मतलब कोई गलत मैंने नहीं किया इसको अलग अलग लिख के। अब हमें क्या करना, अब हमारे पास बन गए 4 टर्म्स। अब हमें निकालना है कॉमन। देखो इन दो टर्म्स में कॉमन निकाल लेते हैं, इनमें निकाल लेते हैं, या फिर इन दो और इन दो में भी निकाल सकते हो। पहले जो साथ में उससे हम निकालते हैं। देखो इन दो में क्या कॉमन है, एक तो x दोनों में है और एक 6 और 15 है, और ये दोनों 3 के टेबल में कॉमन है। तो अगर इसमें से मैं 3x निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा, देखो 3 इंटू 2 2 और x² था, मैंने एक x निकाल लिया तो 2x। जब भी आप कॉमन निकालते हो तो एक बार रीचेक आप कर सकते हो वापस मल्टीप्लाई करके कि ये नंबर बन रहा है नहीं बन रहा। 3x इंटू 2x, 3 2 6, x इंटू x x², 6x²। ठीक है, इसमें से मैंने 3 निकाल लिया तो यहाँ 5 बचा, 3 इंटू 5 और x तो निकल गया तो बस 5 बचेगा यहाँ पे। 3x इंटू 5, 3 इंटू 5 15x प्लस, अब इसमें से निकालते हैं 4x प्लस 10। अब इसमें x है नहीं तो x तो निकाल नहीं सकते। 4 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, 2x, 2 इंटू 2 4x। ठीक है, यहाँ से 2 मैंने निकाला तो 5, 2 इंटू 5 5। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और याद रखना, कॉमन लेने के बाद आपके 2 टर्म्स बनेंगे। अब देखो ये मत कहना कि 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स नहीं, ये तो मल्टीप्लाई में है ना। अब टर्म्स अब बस 2 ही है, प्लस एक ही साइन है, तो एक टर्म हमारा ये है, एक टर्म ये। 2 टर्म में जो हमारा ब्रैकेट होगा दोनों जगह, ये दोनों जगह ब्रैकेट सेम होना चाहिए, तभी आपका जो स्प्लिट है या फिर आपने कॉमन लिया वो सही लिया है। अगर ये सेम नहीं आ रहा है, साइन का भी फर्क है कि यहाँ 2x माइनस 5 है और 2x प्लस 5 है तो भी गलत है। तो आपको चेक करना होगा कि या तो आपने स्प्लिट गलत किया है या फिर आपने कॉमन गलत लिया है। अब देखो
अब हमारे पास ये दो टर्म बन गए। अब इन दो टर्म में से मैं ये पूरा ब्रैकेट बाहर निकाल सकता हूँ, 2x + 5, ये मैंने ब्रैकेट ही बाहर निकाल लिया दोनों में से, ठीक है, दोनों में था ये। अब ब्रैकेट बाहर निकाल लिया तो अब इसमें क्या बचा, 3x, इसमें क्या बचा 2, और ये प्लस है तो +2, ठीक है, क्लियर। मैंने ब्रैकेट पहले बाहर निकाल लिया, उसके बाद बचा क्या हमारे पास 3x और यहाँ पे +2, ठीक है, तो ये हमारा बचा 3x + 2। अब ये 0 को इक्वल है। 0 को इक्वल क्यों है, क्योंकि ये इवेंचुअली होना तो 0 के इक्वल था ना, क्योंकि इस पूरे इक्वेशन को 0 के इक्वल बनाना है। तो अब जैसे जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं तो ये = 0 = 0 = 0 है, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब ये दो हमारे पास नंबर्स आ गए, एक तो समझो ब्रैकेट, इसका प्रोडक्ट 0 है, तो इसका क्या मतलब है, या तो ये 0 होगा पूरा या ये 0 होगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मेरे पास दो नंबर है x × y = 0, तो अब इसका इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, या तो मेरा x 0 तो y कुछ भी हो, y मान लो 7 है, लेकिन 0 × 7 0 हो जाएगा, या फिर y 0 हो। अगर y 0 है तो x भी कोई सा भी नंबर ले लूँ, मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे है कि ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहे हैं। ये कब पॉसिबल है, जब दोनों में से कोई एक ब्रैकेट 0, या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए। तो अब दोनों को हम 0 को इक्वल इक्वेट कर देते हैं, दोनों को ही कर देते हैं, इसलिए हमारे क्वाड्रेटिक में 2 0 आते हैं। अगर ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन होता ना, तो यहाँ पे 2 नहीं 3 ब्रैकेट होते, और फिर हम तीनों को 0 के इक्वल इक्वेट करते, और फिर हमारे 3 0 निकल के आते। अब देखो यहाँ पे 2 0 कैसे आते हैं, = 0। पहले तो हम ये मान रहे हैं कि ये हमारा 0 नहीं है, ये 0 है, तो 2x = 5 इधर जाएगा -5, ठीक है, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। पहला 0 हमारा ये है, सेकंड 0, अब हम ये मान रहे हैं कि ये नहीं, ये 0 है, क्योंकि दोनों में से कुछ भी 0 हो सकता है और हमें पता नहीं है, तो हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे। -2 +2 था, -2/3, ठीक है, समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक के 2 0 आते हैं, 2 0 हमें मिल गए। अब देखो ये दोनों 0 डिफरेंट है, तो अब मैं ग्राफ वाले से आपको कनेक्ट करवा देता हूँ कि डिफरेंट है। तो हमारा जो पैराबोला बनेगा वो कैसा बनेगा, हमारा पैराबोला 2 बार x एक्सिस को कट करेगा। मतलब इस इक्वेशन का अब मैं ग्राफ बनाने जाऊँ ना, तो ये इस तरह आएगा। कट क्यों करेगा ये तो आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि हमारे पास 2 0 आ गए और दोनों 0 डिफरेंट है, अलग अलग है। और ये अपवर्ड क्यों है, मतलब ऊपर साइड खुला क्यों है, क्योंकि हमारा a 0 से बड़ा है। ये कब होता, जब ये a मतलब 6, यहाँ पे 6 ना होके 0 से कोई छोटा नंबर होता, लेकिन यहाँ पे 0 से बड़ा है, तो ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो हमारा रिलेशन हो सकता है, जो हम कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, कनेक्ट करते करते चलो सब कुछ ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट मैंने कर लिया, थर्ड चलो आप खुद करना, मैं सेकेंड और कर देता हूँ। देखो हमारा सेकेंड इक्वेशन है x² + 4x - 21। अगेन हमें वही चीज़ करना है, a × c शुड बी इक्वल टू, इसका स्प्लिट करेंगे, दो नंबर्स आएंगे उनका प्रोडक्ट, और जो दो नंबर स्प्लिट होके आएगा उसका सम इस 4x के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम a × c है क्या, a × c, a क्या है 1, c क्या है -21, तो a × c क्या आ गया -21। अब मैंने कहा था कि स्प्लिट करने के लिए, वैसे तो देखो अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है तो आप देख के बता दोगे, ठीक है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप प्राइम फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करेंगे तो हम अभी के लिए माइनस को इग्नोर कर सकते हैं, फैक्टराइज करते टाइम तो हमें नंबर्स चाहिए ना। 3 × 7, ठीक है, 7 × 1, तो ये तो दो नंबर्स में फैक्टराइज हो गए। और यही दो नंबर्स अगर दो नंबर में फैक्टराइज हो रहा है तो ये ऑब्वियस है कि यही दो पेयर बनेंगे। अगर अब देखो, अब यहाँ पे खेल है वो माइनस का है, अगर मैं इसको इस तरह फैक्टराइज कर दूँ, स्प्लिट कर दूँ कि x² + 7x - 3x - 21। अब देखो साइन के साथ आपको चीज़ों को देखना है, 7x - 3x 4x आ गया, ठीक है, 7x - 3x 4x आ गया, और 7x × -3x, माइनस है ना, 21x² - 21। तो ये देखो इन दो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -21 × x²,
ठीक है, तो -21x², तो ये आ गया। लेकिन अगर मैं इसको इसके अपोजिट ये कर देता कि x² -3x + 7x, तो अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट -3x + 7x 21 आएगा, यही आएगा। लेकिन इनका जो सम है वो आएगा हमारा -4x, लेकिन हमें चाहिए क्या, +4x। तो इसलिए हमें किसे पहले रखना है, कहाँ पे माइनस साइन लगाना है, वो भी ध्यान रखना है। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने ना x² को भी कंसिडर कर लिया है, तो वैसे भी आप कर सकते हो, या फिर x हटा दो। मतलब समझ रहे हो ना मैंने क्या बोला, कि यहाँ पे मैंने कैसे स्प्लिट किया कि 7 × 3 मुझे देखना था, लेकिन मैंने x को भी मल्टीप्लाई कर दिया कि 7x × -3x, तो यहाँ पे भी -21 × -1x², तो फिर भी सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये था। अब देखो 1 ना भी लिखो तो चलेगा, इसे हम करेंगे 7x - 3x 4x ही होता है। अगर ये आपको x वाला समझ ना आया हो ना, तो इसे आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में समझ में आ जाएगा। जैसे नॉर्मली मैंने बताया था वैसे करो। 7x - 3x 4x हो जाएगा, -21। अब देखो, अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकालूँ, x ही कॉमन निकलेगा बस। तो यहाँ पे तो बचा x, यहाँ पे बचा 7, x × x x², 7 × x 7x, ठीक है। मैंने इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा। पहले तो आप देखो, आपको पता है कि ब्रैकेट सेम आना चाहिए, तो पहले सेम लिख ही दो आप। अब देखो आप चेक कर लो, -3 × x -3x, -3 × +7 -21, ठीक है। अगर यहाँ पे -7 आप लिखते तो इसको -3 × -7 +21 आ जाता, जबकि चाहिए -21, और फिर ब्रैकेट भी हमारा डिफरेंट हो जाता, तो x + 7 x + 7, ठीक है। अब ये 2 टर्म बन गया, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ठीक है। दोनों में ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में कॉमन ले लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ। बचा क्या यहाँ पे x -3, अगेन ये 0 के इक्वल है। अब देखो पहले इसे 0 के इक्वल इक्वेट करो, फिर इसे करो, x + 7 = 0, तो x क्या आ जाएगा मेरा -7, और दूसरा x - 3 = 0, तो x आ जाएगा 3। तो x की क्या वैल्यूज आई हैं, -7, 3। दिस इज द जीरो ऑफ, दीज आर द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। 2 0 आने चाहिए थे, हमारे पास दोनों 0 आ गए। अगेन इसका जो हमारा पैराबोला बनेगा वो बनेगा, ओपन होगा अपवर्ड, मतलब ऊपर की साइड ओपन होगा। और सेकंड थिंग, ये हमारे एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट करेगा, क्योंकि हमारे पास 0 आ रहे हैं, और ए जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो, x² + 6x + 8। देखो कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं फिर से समझा देता हूँ इस चीज़ को एक बार। देखो मैंने क्या किया था ना, x² + 4x, मैं कह रहा हूँ ना कि a × c देखो, और फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करो ऐसे कि उसका जो प्रोडक्ट हो a × c है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि a × c ना देख के ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म ही देख लो। देखो x² × -21, तो -21x²। अब 4x को, अब अगर इसमें यहाँ पे x देख रहे हो तो यहाँ पे भी x देखो। 4x को ऐसे स्प्लिट करो कि -21x² आ जाए मल्टीप्लाई करने पे, और प्लस या माइनस करने पे 4x आ जाए। तो अब देखो, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप ऐसे ही देख के बता दोगे कि 7x - 3x, ठीक है। 7x - 3x 4x हो जाएगा, और 7x × -3x -21x हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं पता है, आपको इतना प्रैक्टिस नहीं है, तो इसको फैक्टराइज करो। और फैक्टराइज जब आप कर रहे हो तो माइनस को और वेरिएबल को इग्नोर करो, बस 21 का फैक्टराइजेशन करो, 3 7 7 1। अब 3 × 7 को किस तरह करोगे, 7x - 3x 4x बन जाएगा, और 7x × -3x -21x। ये x को भी कंसीडर कर रहे हो तो करो, अगर नहीं करना है तो आप बस ये देख लो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -21 है, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा -21 आएगा। फिर मैं 4x को 7 - 3 लिख सकता हूँ। अब मैं x को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, तो आप इसे ऐसे कर लो कि x² + 7 - 3x -21, ठीक है। अब इसे ब्रैकेट ओपन करो, ये बात वही है, आपका आने यही वाला है, ठीक है। तो आप ऐसे ही करो, मैं तो कहूँगा ये ज़्यादा अच्छा है। एक्स को भी आप कंसिडर कर रहे हो तो
वैसे सिंपल वो वाला जो फर्स्ट मैंने बताया, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा ना आपको, तो एक्स के साथ आपको देखना सॉल्व करना ईजी रहेगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बहुत बच्चे कंफ्यूज ना हो रहे हो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। तो अब मैंने कोफिशिएंट और ज़ीरोस क्या हैं, कैसे फाइंड आउट करने हैं, सब कुछ समझा दिया अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले तो आप एक दो बार रिवाइंड करके देखो, आपको समझ आएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई सबका करूँगा, ठीक है। अब ज़ीरोस हमें समझ में आ गया, कोफिशिएंट समझ में आ गया। अब जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक, इनका रिलेशन। अब हम रिलेशन देखते हैं। देखो हमारा रिलेशन क्या है कि लेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, ये साइन है अल्फा एंड बीटा के, ग्रीक लेटर्स हैं ये, बी द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो जीरोस 2 मैक्सिमम पॉसिबल है। तो उन दो जीरोस को मैं मानता हूँ कि फर्स्ट जीरो अल्फा है, सेकंड जीरो बीटा है। ये मैं, जैसे हम नहीं मानते कि लेट एक्स बी दिस, लेट एक्स बी दिस, मतलब एक्स हम जैसे एज्यूम करते हैं, तो वैसे ही अल्फा एंड बीटा हम एज्यूम कर रहे हैं, दो जीरोज। तो रिलेशन क्या है कि सम ऑफ जीरोज, मतलब जो दो जीरो आ रहे हैं उसे मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, जो हमारा मिडिल टर्म है, मतलब जो सेकेंड टर्म है उसका कोफिशिएंट, सेकेंड टर्म मतलब पहले एक्स स्क्वायर है फिर एक्स होगा, तो इसके साथ जो नंबर होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और इसमें माइनस लगाना है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मैंने एक इक्वेशन रेफरेंस के लिए है, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा जो कि पहला टर्म है उसके साथ जो एक नंबर होगा। और ये मैंने बताया था कि जनरली हम क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं, तो इसे हम मानते हैं बी, इसे हम मानते हैं ए, माइनस ऑफ बी अपॉन ए, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी और ए और सी, बी ए सी, मतलब इस मैंने बता दिया ना कि सी कांस्टेंट होगा, बी सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट होगा और ए फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होगा। तो ये हमारा पहला रिलेशन है, ये सम का रिलेशन है। अब प्रोडक्ट का भी रिलेशन है, मतलब जो दो जीरो आ रहे हैं उनको मैं प्रोडक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो वो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिंपल है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब ये। अभी देखो ए बी सी में क्या होगा, ये है सी और ये होगा हमारा ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दो हमारे रिलेशन है, मतलब ये रिलेशन होते हैं, इस पे वेरीफाई करना, प्रूफ करना, फाइंड आउट करना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अभी जो हमने क्वेश्चन किए ना, हम उसमें ही इस चीज को वेरीफाई करेंगे। तो पहला क्या था कि सम जो होगा हमारे जीरोस का वो होगा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, और जो प्रोडक्ट होगा वो होगा सी अपॉन ए के इक्वल। अब देखो जो क्वेश्चन हमने किए थे हम उसे उस पर ही अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही है। देखो हमारा पहला इक्वेशन हम लेते हैं 6x² प्लस 19x प्लस 10। अब इसमें हमें ये देखना है कि इसका पहले हम जीरो फाइंड आउट करेंगे, फिर जीरो फाइंड आउट करने के बाद हम उसे चेक करेंगे कि माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस बी क्या होगा यहाँ पे 19, और 19 के साथ प्लस है तो हम माइनस लगाएंगे क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ही माइनस है। तो माइनस 19 अपॉन ए क्या है 6, जो हमारा जीरोस आएगा उसका प्रोडक्ट, उसका सॉरी सम जो होना चाहिए वो माइनस 19 अपॉन 6 होना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए उस जीरोस का, ए इंटू सॉरी ए अपॉन सी, ए क्या है सॉरी सी अपॉन ए, सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म 10 और ए है 6, तो 10 अपॉन 6 होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट। अब देखो पहले हम जीरो फाइंड आउट करते हैं, जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही स्प्लिट करेंगे, 6 इंटू 10 60, और 19 को मैं कैसे स्प्लिट करूँ, देखो यहाँ फैक्टराइज कर लेते हैं। 19 को फैक्टराइज कर नहीं सकते, 19 इज अ प्राइम नंबर, तो आपको इसे ऐसे ही देखना होगा कि माइंड में सॉल्व करके कि 10 प्लस 9 बन रहा है, नहीं बन रहा है, 12 प्लस 7 बन रहा है, नहीं बन रहा है, 14 प्लस 5 बन रहा है, नहीं बन रहा है, 15 प्लस 4 बन रहा है, बन रहा है, 15 इंटू 4 60, तो ऐसे एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। तो 15x प्लस 4x प्लस 10। अब देखो 15 इंटू 4 60, अगर मैं x भी ले लूँ 15x इंटू 4x 60x स्क्वायर, और 10 इंटू 6x स्क्वायर 60x स्क्वायर। अगर आप x भी कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ भी x कंसिडर कर लो, x नहीं कर रहे हो तो किसी जगह मत करो, सिंपल।
अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉमन निकालना है। ये तो मैंने पिछले पेज पे भी किया था। 3x, इनमें से देखो मैंने 3x कॉमन निकाला, तो यहाँ बचेगा 2x। क्विकली आप देखो इसे रीचेक कर लो। 3 इंटू 2 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 6x², ठीक है। प्लस यहाँ 3 इंटू 5, बस x तो मैंने निकाल लिया। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2x प्लस 5। अब चेक करते रहना, 2 इंटू 2x 4x, और 2 इंटू 5 10। अब ये दो टर्म बन गया, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, सही, मतलब सेम आ रहा, मतलब स्प्लिट मैंने सही किया। मैं इस पूरे ब्रैकेट को कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा 3x प्लस 2। ये है हमारा 0 के इक्वल। तो पहले इसे मैं 0 के इक्वल लिखता हूँ, फिर इसे 0 के इक्वल लिखता हूँ। ये क्या आ जाएगा, -5/2। ये क्या आ जाएगा, -2/3। अब हम चेक करते हैं हमारा रिलेशन क्या कहता है कि अब इसे मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसे बीटा मान लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है हमारा, -5/2। बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा, -2/3। ठीक है, अल्फा बीटा, इनका प्रोडक्ट, सॉरी इनका सम -b/a। पहले b/a लिखता हूं मैं। b क्या है, 19, a क्या है, 6, लेकिन b के आगे साइन है माइनस का। अब आप इसे सॉल्व करो, हमारा ये -19/6 आना चाहिए। देखो 3 इंटू 2, ये दोनों प्राइम नंबर्स है तो इनका प्रोडक्ट ही होगा हमारा एलसीएम 6। देखो 2 को 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 3, -5 इंटू 3 -15, प्लस 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2, -2 इंटू 2 -4 इज इक्वल टू -19/6। अब देखो मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ, -15 प्लस -4/6, -15 प्लस -4/6, -15 -4 -19/6, ठीक है, -19/6, -19/6। तो पहला इक्वेशन, सॉरी पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब c/a, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, c/, दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। हमारे जीरोस क्या थे, अल्फा क्या है -5/2 इंटू -2/3, और c क्या था 10, a क्या है 6। यहाँ तो प्लस साइन है तो मैं कुछ यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन माइनस होगा तो माइनस आपको लिखना है। अब 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे -1 बचा, अगर मैं 2 कैंसिल कर रहा हूँ तो -5 इंटू -1 5, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है, 3, 5 3 5/3, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हमारे थे रिलेशन। अब देखो एक रिलेशन क्यूबिक फॉर्मूला का भी है। क्यूबिक वैसे देखो आपके सिलेबस में है नहीं, बुक में एक टॉपिक छोटा सा दे रखा है कि एग्जाम्पल के साथ, तो मैं आपको समझा देता हूँ अब। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में मेंशन है तो मैं समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमारा उसका एक इक्वेशन क्या हो सकता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पे क्यूब है तो a ये होगा, b c d तक जाएगा। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे a क्या है 9, b क्या है 6, c क्या है -7 और d क्या है 18। अब मैक्स, इसका जो पावर है एक्सपोनेंट है 3 है, मैक्सिमम हाईएस्ट डिग्री, तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है वो है 3, क्योंकि डिग्री 3 है तो जीरोस 3 आएंगे। अब 0 3 आएंगे तो देखो क्यूबिक में 2 0 पॉसिबल थे, तो मैंने क्या माना था, अल्फा एंड बीटा आर द 2 zeros लेट किए थे। अब यहाँ पे 3 0 पॉसिबल है तो मैं अल्फा बीटा एंड दिस इज गामा, ये भी ग्रीक लेटर है, तो अल्फा बीटा और गामा 3 zeros में मान रहा हूँ कि 3 0 है। तो रिलेशन कैसा है कि पहले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू -b/a। अब यहाँ पे -b क्या होगा, यहाँ पे b होगा x² कोफिशिएंट, क्योंकि b यहाँ पे ये है, c ये है, d ये है, माइनस ऑफ b/a। यहाँ पे माइनस ऑफ b/a अगर मैं मानता हूँ तो माइनस ऑफ b/a क्या होगा, -6/9, क्योंकि माइनस यहाँ नहीं है तो माइनस हमें लगाना पड़ेगा। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, मतलब 3 0 हैं तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, वो होगा c/a। ठीक है, तो ये था हमारा c/a, ये हमारा सेकेंड रिलेशन था। थर्ड है
इन सब का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट विल बी माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी क्या होगा यहाँ पे इस इक्वेशन में मानूँ तो माइनस डी अपॉन ए। तो पहला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या होगा 6 और ये ए होगा 9, लेकिन माइनस हमें लगाना है बी पे, तो माइनस 6 अपॉन 9। सेकेंड है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होगा सी अपॉन ए। सी क्या है देखो माइनस 7 अपॉन 9, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद ये इसके इक्वल आना चाहिए, कहने का ये मतलब है। और ये है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन है, वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं उसे समझा दूंगा, ठीक है। अब हमारे चैप्टर का एक छोटा सा फॉर्मूला और है, उसे हम देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट है, तो खुश हो जाओ। टॉपिक है कि इफ जीरोज आर नोन हाउ टू फाइंड पॉलिनोमियल। मतलब एक टाइप का क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है कि पहले तो देखो आपको इक्वेशन दिया होता है, पहले जो हमने पढ़ा, फिर जीरो फाइंड आउट करके उसको रिलेशन वेरीफाई करना होता है। एक है कि हमारे पास जीरोज दिए हैं तो हम इक्वेशन कैसे बनाएं। तो इसका एक फॉर्मूला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज दैट इज गिवन देन पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पी ऑफ एक्स मतलब पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ माइनस है, इस माइनस में बहुत गलतियां होती है, इसे ध्यान से करना है। के क्या है, के एक कांस्टेंट नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब के कुछ भी नहीं है, ऐसा समझो, बस फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज़ किया। इसका कहाँ यूज़ है मैं बताऊंगा। देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं तो आपको पहले मैं ये समझाता हूँ कैसे है ये। मान लो एक क्वेश्चन दिया है जिसके 2 जीरो हमें गिवन है, वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने लिए हैं। पहला जीरो है 4, दूसरे जीरो है 1। अब मुझे ये बताना है कि ये जीरो तो है, लेकिन ये किस इक्वेशन का जीरो है। आप मुझे वो इक्वेशन, वो पॉलिनोमियल बताओ। तो इसका फॉर्मूला है, इसमें ही हम पुट करेंगे कि एक्स स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब देखो 2 जीरो है तो मैं एक को अल्फा एक को बीटा मान सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू 1। देखो के एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 5, एक्स मल्टीप्लाई हो जाए प्लस 4 इंटू 1 4। अब यहाँ पे अब डायरेक्ट ऐसे लिखो, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। के का कोई यूज़ नहीं है, के एक कांस्टेंट के तरह हम यूज़ करते हैं, कुछ काम नहीं है इसका। देखो सेकंड आप खुद ट्राई करो, थर्ड मैं करके बताता हूँ। अब वही 2 जीरो हम पे दिए हैं कि अल्फ़ा और बीटा, हमें 2 जीरो दिए हुए हैं, हमें पॉलिनोमियल बनाना है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 प्लस है ना, तो देखो प्लस -1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 1/4 इंटू -1 के एक्स स्क्वायर। अब -1/4 प्लस -1। अब देखो 1 इंटू -1 -1/4, अभी अभी ब्रैकेट में आ जाएगा, साइन अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको देखो एलसीएम लो, यहाँ पे 1 है तो 4 इंटू 1, यहाँ तो 1 रहेगा ऊपर, यहाँ 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, प्लस -1/4 के एक्स स्क्वायर। देखो 1 - 4 -3, और यहाँ पे माइनस है, -3 माइनस प्लस,
यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है। कन्फ्यूजन हो तो आप अच्छे सॉल्व करना, स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 1/4। अब देखो हमें इक्वेशन जो बताना होता है ना, वो इस तरह बताना होता है कि वो इस फॉर्म में है, मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ना है। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे, मैं इस तरफ करके दिया। तो यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे। देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो 1 है, तो एलसीएम आ जाएगा 4। ये हो जाएगा 4x² प्लस 3x माइनस 1। अब देखो यहाँ पे हमारा k का यूज है, ये हमारी इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि हेयर k इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारा था कांस्टेंट नॉन जीरो रियल नंबर। देखो k को मैंने 4 मान लिया, तो मान लो k को मैं 4 मान रहा हूँ, तो k की जगह 4 आ जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। बाकी ऐसे वाले में जिसमें हमारा इक्वेशन आ ही गया जो हमें रिक्वायर है, तो फिर k का कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख दो। या फिर यहाँ भी मैं तो कहता हूँ ये आप हेयर k इज इक्वल टू 4 ये ना भी दिखाओ ना, डायरेक्ट उसके बाद लिख देना देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज ये वाला 4x² प्लस 3x माइनस 1। तो हमारा जो आंसर है वो सही चलेगा, उसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये मैंने कैसे सॉल्व किया वैसे तो आपने देखा, समझ में आ गया होगा, लेकिन ये सॉल्यूशन जो होते हैं ना कैलकुलेशन, ये आप खुद अपने हाथ से करो तो ज़्यादा अच्छा है, तो ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर के जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे स्टार्टिंग से एंड तक हमने सब कुछ कवर कर लिया है, सब कुछ समझ लिया है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, ईजी लगा होगा, और ईजी से ज़्यादा चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो ये अब मैं इस लेक्चर में जो हमने रिलेशन पढ़ा है उस बेसिस पे 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहला है फाइंड जीरोस एंड देन वेरीफाई रिलेशन। 3 मैंने यहाँ पे इक्वेशन दिए हैं, इनको आप पहले आपको तो जीरो फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, स्प्लिट करके, फिर इसका रिलेशन जो था उसे वेरीफाई करना है। और सेकेंड है फॉर्म द पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर गिवन, मतलब ये 2 जीरोस जो हम 3 क्वेश्चंस में दिए ये हमारे जीरोस गिवन है, तो इन जीरोस को यूज करके आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। ये कैसे करोगे, मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चंस अब हमें बस करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ जिसमें पॉलिनोमियल्स के NCERT क्वेश्चंस प्लस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जरूरी हैं करने समझने, उसमें हम वो करेंगे। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चंस तो करो, सारे टॉपिक्स को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो अपने माइंड में, फिर क्वेश्चंस करना अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस हम वैसे ही करेंगे। तो अगर आपको चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छा लगा, तो लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आई होप you enjoyed the lecture, you enjoyed the lesson. Till then, keep studying, keep learning. Thank you.